अभी तक आपने देखा होगा कि हम लोगों ने हार्डवेयर का पोर्शन अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। लगभग सारा हम लोगों ने इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग इसके नेक्स्ट सेक्शन पे जा रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे, जो हमें जानकारी में आ जाए। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? अभी तक हमने हार्डवेयर की बात की थी। हार्डवेयर क्या है? जो कुछ भी हम छू सकें, महसूस कर सकें कंप्यूटर में, वो हार्डवेयर होता है। अब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर जो है, हम लोग सब सुनते हैं प्रोग्राम्स, बार बार बोलते हैं प्रोग्रामिंग कर ली जाए, प्रोग्राम्स। तो प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को काम करने के लिए जो हम बताते हैं कि किस तरीके से काम कराया जाएगा, उसको इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है हार्डवेयर को, तो उसके लिए जो सूचना दे रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शंस होता है। तो इंस्ट्रक्शंस को मिला के प्रोग्राम बनेगा, और प्रोग्राम को मिला के एक सॉफ्टवेयर बनेगा। ठीक है। तो प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर किस तरीके के होते हैं? दो तरीके के, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर एक डायग्राम हम आपको दिखा रहे हैं। उस डायग्राम में क्या है कि क्या एक नॉर्मल यूज़र है हमारा, वो इंटरेक्ट किससे करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किससे करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और वो हार्डवेयर से डील करता है। हार्डवेयर जैसे आउटपुट डिवाइस से, इनपुट डिवाइस से। तो और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल के रूप में हमने आपको यहाँ पर वर्ड, एक्सेल, मेल ये दिया हुआ है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स है, मैक ओएस है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या, ये हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। देखिए, समझने की चीज़ क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका कड़ी है, एक इंटरफेस है हार्डवेयर और यूज़र के बीच में, या एप्लीकेशन के बीच में। ये आपके सारे एप्लीकेशंस, प्रोग्राम्स को रन कराता है कंप्यूटर हार्डवेयर पे। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो अपने अलग अलग हार्डवेयर बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर हार्डवेयर है आपका, तो इंटेल का प्रोसेसर भी आता है, एएमडी का प्रोसेसर भी आता है। इसी तरीके से और डीप में जाएंगे तो जो चिप्स हैं, चाहे वो मेमोरी से रिलेटेड हों, चाहे वो आपकी डिस्प्ले से रिलेटेड हों, वो साउंड से रिलेटेड हों, ये सारी चीज़ें अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं। लेकिन यूज़र को कभी ये नहीं सोचना पड़ता कि ये हमारा जो हार्डवेयर है, ये किस कंपनी ने बनाया, किस मैन्युफैक्चरर ने बनाया। ये जो काम करता है, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका एक एग्जांपल है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? वो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके हिसाब से अपने अंदर चेंज करता है, और उनको आउटपुट जो हमारा डिज़ायर होता है, वो दिलाता है। तो यूज़र को कभी नहीं पता चलता कि अंदर किस तरीके का चिप लगा हुआ है, किस कंपनी का चिप लगा हुआ है। अब ये हमने आपको बताया कि क्या फंक्शंस हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के। एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कंप्यूटर को ऑन यही करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर नहीं है तो आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, यानी ऑपरेशनल नहीं होगा, उस पर आप काम नहीं कर सकते। जितने हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, उनको वो मैनेज करता है। रिसोर्सेज क्या है हार्डवेयर के? हार्डवेयर रिसोर्सेज में आप जितनी भी चीज़ें आपको दिखती हैं, वो सारी मान लीजिए, चाहे मॉनिटर मान लीजिए, चाहे प्रिंटर मान लीजिए, चाहे यूएसबी ड्राइव मान लीजिए, यूएसबी पोर्ट मान लीजिए, आप जो भी चाहिए वो मान लीजिए। और ये क्या करता है? बैकग्राउंड में सारे फंक्शंस रन कराता है, आपको नहीं पता चलता है। कई सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, उनकी प्रायोरिटी सेट करेगा, उन प्रायोरिटी के हिसाब से उनको वो रन करेगा, यानी एग्जीक्यूट कराएगा, ताकि आपका आउटपुट आ जाए। ये देखिए, डायग्राम आपको हमने दिया हुआ है, जिसमें आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे हैं कि ये हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस काम करता है। हार्डवेयर क्या है आपका? सीपीयू, रैम, डिस्क, प्रिंटर, ये सारे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर दो तरीके के हैं आपके, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज़। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हमने आपको दिया है, ब्राउज़र्स हैं, स्प्रेडशीट हैं, वर्ड प्रोसेसर हैं, डेटाबेस है, कंप्यूटर गेम्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। ये ये सारी चीज़ें जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये हम डिटेल में आगे आपके साथ डील करेंगे, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ये एक ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए कि ये चीज़ होती क्या है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है।
जिसमें कि हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बहुत विस्तार से डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो आपका स्पेसिफिक फंक्शन या स्पेसिफिक काम के लिए यूज़र्स द्वारा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, आपका पर्सनल से रिलेटेड हो सकता है, आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, आपके बिजनेस से रिलेटेड फंक्शन हो सकते हैं, किसी भी तरीके के फंक्शन से, तो उन सबके फंक्शन के हिसाब से ये आपका सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइन होता है, उसे काम करता है। बिना सॉफ्टवेयर के, बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारा कंप्यूटर जो है वो यूज़लेस है। इसी तरीके से बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम उसको ऑन भी नहीं कर सकते हैं। तो अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं आपकी बिजनेस नीड के हिसाब से कई तरीके के हो सकता है। एप्लीकेशन सूट्स हैं जो पर्टिकुलर किसी एप्लीकेशन से रिलेटेड हैं। इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर हैं जो इंटरप्राइज एक्टिविटीज़ करते हैं। एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर्स हैं। इंफॉर्मेशन वर्कर सॉफ्टवेयर्स हैं। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हैं। मीडिया डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर हैं। तो ये कई सारी कैटेगरीज हैं, इन तरीके के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। हमने इसके बारे में डिटेल से आपके जो नोट्स हैं जो आपकी साइट पर अवेलेबल हैं उन पर दिया हुआ है, आप एक बार गो थ्रू होइएगा। आगे भी हम इस पर डिस्कस करेंगे। अब एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे वर्ड है आपका, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट, ये एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो पर्सनल भी यूज़ हो सकता है, ऑफिशियल भी, बिजनेस के लिए भी यूज़ हो सकता है। वेब ब्राउज़र्स हैं, ब्राउज़र्स जैसे आपने क्रोम का नाम सुना होगा, मोजिला का सुना होगा, तो ये सारे ब्राउज़र्स होते हैं। मीडिया प्लेयर्स जिनसे हम ऑडियो या वीडियो फाइल्स को शो करते हैं, प्ले करते हैं, सुनते हैं। एडोब फोटोशॉप है जो फ़ोटोज़ के साथ हम उनको मैनेज करते हैं, मतलब उनकी क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, उनका अपीयरेंस बदल सकते हैं। तो इस तरीके का सॉफ्टवेयर एडोब फोटोशॉप है। फिर ये आखिरी के आपके एग्जांपल हैं स्काइप, जूम, गूगल मीट। ये बेसिकली आजकल ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए यूज़ होते हैं, हम सारे लोग इनको यूज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ एग्जांपल थे आपके लिए जो आप या हम हमेशा यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ये। यहाँ पर हम डिफरेंस बता रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो आपका सबसे मेन चीज़ क्या है कि वो आपके खुद के सिस्टम यानी अब हार्डवेयर के रिसोर्सेज और प्रोसेसेस को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है आपका स्पेसिफिक टास्क जो भी यूज़र नीड के हिसाब से, मतलब आपकी ज़रूरत के हिसाब से, पर्सनल बेसिस पे, ऑफिशियल बेसिस पे या बिजनेस पर्पज से जो होगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा। आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो लो लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया होता है या मशीन कोड होते हैं वो। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारा होता है वो हाई लेवल की लैंग्वेजेस होता है, जैसे जावा स्क्रिप्ट हैं, पाइथन है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर के साथ डील करता है, उसी के साथ इंटरेक्ट करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से कोई मतलब नहीं है, वो उस सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू हार्डवेयर से डील करता है। मतलब वो अपने सारे इंस्ट्रक्शंस दे देगा सिस्टम सॉफ्टवेयर को और सिस्टम सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट करेगा या प्रोसेस करेगा हार्डवेयर को। एक बहुत बड़ा फ़र्क क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हमेशा आपका रन करता रहता है, वो कभी भी ऑफ नहीं होता जब तक कि आपका कंप्यूटर चल रहा है, ऑन है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिस समय आप उसको ऑन करते हैं या यूज़ करने के लिए ट्रिगर करते हैं तो वो उस समय चलेगा, जब आप बंद कर देंगे तो वो बंद हो जाएगा। फिर एक आपके सामने ये और डिफरेंस आ रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये बैकग्राउंड में चलता रहता है, आपको एक्चुअली नहीं पता चलता। जैसे इस समय मैं आपको ये बता रहा हूँ, कंप्यूटर के थ्रू ही बता रहा हूँ, तो ये पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है, तो पीछे पावर पॉइंट चल रही है, आपके सामने एक स्लाइड दिख रही है, तो पावर पॉइंट की जितनी सर्विसेज हैं वो पीछे बैकग्राउंड में चल रही होंगी ताकि ये चलता रहे। कैमरा ऑन है, कैमरे से रिलेटेड सर्विसेज चल रही हैं, स्पीकर या माइक्रोफोन से रिलेटेड सर्विसेज चल रही हैं, हमें नहीं पता चलता है, तो ये बैकग्राउंड में चलती हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर में होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो अधिकतर आपकी सामने चलेंगी, मतलब फ्रंट एंड पे चलेंगी। कुछ जो हैं वो आप कर सकते हैं जो बैकग्राउंड में चलें, जैसे कैलकुलेशन वगैरह करने हैं तो वो आपको नहीं दिखता है, पता चलता नहीं है, लेकिन मोस्टली आप मान के चलिए कि वो आपके बैकग्राउंड में नहीं चलती, बैकग्राउंड में सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहता है। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंटली रन कर सकता है,
और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर रन करने के लिए चाहिए। फिर ये हम कह रहे हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को फंक्शन करने के लिए ज़रूरी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं ज़रूरी है। वही बात कि उन दोनों के बीच में इंटरफेस अगर हार्डवेयर ही नहीं ऑन है या चल नहीं रहा है तो आपका सिस्टम नहीं चलेगा। सिस्टम मतलब हार्डवेयर मान के चलिए, या कंप्यूटर, या आपका सर्वर मान के चलिए। अभी हमने आपसे कहा था कि दो तरीके के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में, ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक यूटिलिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड हैं। तो वो क्या है, तीन कैटेगरी हैं आपकी, सिस्टम से रिलेटेड यूटिलिटीज़ हैं, स्टोरेज डिवाइस मैनेजमेंट करने की यूटिलिटीज़ हैं, और फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटीज़ हैं। एक एक करके उनके बारे में हम जान लें। जो सिस्टम यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर हैं उनमें देखिए एंटीवायरस है आपका, क्लिपबोर्ड मैनेजर्स है, कंप्यूटर एक्सेस कंट्रोल है, डिबगर्स हैं, डायग्नोस्टिक प्रोग्राम्स हैं। एंटीवायरस क्या करता है, हमारे सिस्टम को या हार्डवेयर को या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसको वायरस से प्रोटेक्ट करता है, ताकि हमारा वायरस क्या होता है, वायरस एक तरीके के प्रोग्राम्स हैं जो हमारे कंप्यूटर के या हमारे एप्लीकेशंस के फंक्शंस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, या उससे कोई भी इंफॉर्मेशन हैक कर सकते हैं। ठीक है। क्लिपबोर्ड मैनेजर्स हैं जो क्लिपबोर्ड की फंक्शनलिटी के लिए यूज़ होते हैं। कंप्यूटर एक्सेस कंट्रोल हैं, किसको क्या सॉफ्टवेयर में एक्सेस देनी है, किसको डिनाई देनी है, किस लेवल तक एक्सेस कर सकता है, ये सारा इसके थ्रू होता है। डिबगर्स होते हैं जो आपके प्रोग्राम्स के एरर्स को या उनके मॉडिफिकेशन को चेक करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको देखते हैं। डायग्नोस्टिक प्रोग्राम हैं, डायग्नोस्टिक प्रोग्राम क्या करते हैं, आपके सॉफ्टवेयर के, आपके मेमोरी के, आपके हार्डवेयर को टेस्ट करते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये कई तरीके के ये भी टूल्स हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। नेटवर्क यूटिलिटीज़ हैं जो देखती हैं कि नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्पीड क्या है। जैसे हम लोग नहीं देखते हैं कि भाई हमारा ये नेटवर्क कनेक्शन या ब्रॉडबैंड या इंटरनेट की स्पीड क्या है, तो आप गूगल पे जाते हो, चेक करते हो कि स्पीड क्या है, वो दे देता है। तो बेसिकली क्या है, वो भी एक नेटवर्क यूटिलिटी प्रोग्राम है जो आपको बता रहा है कि आपके नेटवर्क की स्पीड क्या है, किस स्पीड से आप डाउनलोड या अपलोड कर पा रहे हो डेटा को। पैकेज मैनेजर्स हैं, तो कई सारे सॉफ्टवेयर्स को एक पैकेज में बना के रख दिया जाता है ताकि उनको इंस्टॉल करने में, कॉन्फ़िगर करने में आसानी हो। जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब हमारा किसमें है, एक पैकेज के अंदर होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर। रजिस्ट्री क्लीनर्स हैं, विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें रजिस्ट्री वैल्यूज़ होती हैं जिसमें कई सारे फीचर्स या ऑप्शन सेट होते हैं। तो अगर उनमें से कुछ आप रिमूव करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, या रजिस्ट्री को क्लीन करना चाहते हो, तो उसके लिए रजिस्ट्री क्लीनर्स होते हैं, सिस्टम प्रोफाइलर्स होते हैं। अब दूसरा कैटेगरी है स्टोरेज डिवाइस मैनेजमेंट यूटिलिटीज़। इसमें हमारा बैकअप सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें आप अपने डेटा का बैकअप लेते हैं। देखिए, डेटा का बैकअप लेना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चाहे हम प्रोग्रामर हों, चाहे हम डेवलपर हों, चाहे हम डीबीए हों, चाहे हम ऑफिस में काम कर रहे हों, हमें अपने डेटा का बैकअप सदैव लेना चाहिए। आपके यहाँ जो सिस्टम मैनेज करते हैं लोग, उनकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन जो डेटा आपसे रिलेटेड है उसका बैकअप आप लीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने एक वर्ड की फाइल बनाई हुई है, एक लेटर बनाया हुआ है, तो उसका बैकअप लेने के लिए मेरे पास या तो मैं पेन ड्राइव में ले लूँ या गूगल ड्राइव में ले लूँ। तो मुझे बैकअप लेना है, क्योंकि अगर वो कहीं से गड़बड़ हो जाएगा या कभी डिलीट हो जाए, नुकसान हो जाए या करप्ट हो जाए, तो नुकसान मेरा है। इसी को ब्रॉडर सेंस में जब देखते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो बैकअप लेते हैं। बैकअप जो होता है वो कई एक्सटर्नल मीडियाज़ होते हैं जिन पे लेता है। हमने शुरू में हार्डवेयर में जब बात की थी आपसे, टेप मीडियाज़ होते हैं उन पे लेते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती हैं उन पे लेते हैं बैकअप। तो वो बैकअप सॉफ्टवेयर के थ्रू हम बैकअप लेते हैं। डिस्क चेकर्स होते हैं, अगर डिस्क, हार्ड डिस्क जो है आपकी जिसमें हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, उसमें कोई फिजिकल एरर है या लॉजिकल एरर है, तो उसको चेक करके वो बताते हैं आपको, ताकि आप उसका निराकरण कर सकें, उसको रिजॉल्व कर सकें। डिस्क कंप्रेशन यूटिलिटीज़ हैं, हमें डेटा को कंप्रेस करना है तो उसके लिए डिस्क कंप्रेशन यूटिलिटीज़ होती हैं ताकि साइज़ कम हो जाए। कभी कभी होता है बहुत सारा डेटा हमारा पड़ा हुआ है जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, डिस्क कंप्रेशन यूटिलिटी से कंप्रेस कर लेते हैं। डिस्क डिफ्रेगमेंटर। अब ये डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जब हम हार्ड डिस्क में लिख रहे होते हैं
या हम कुछ बना रहे होते हैं तो कॉन्टीन्यूअस एरियाज जो होते हैं हमारे वो छूटे हुए होते हैं। तो इन कंटिन्यूअस एरियाज को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये डिस्क डिफ्रेगमेंटर्स यूज करते हैं। तो डिफ्रेगमेंटेशन प्रोसेस जो होता है आपकी सारे एरियाज को वन बाई वन कर देता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है। तो इससे हमारे सिस्टम की स्पीड बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। डिस्क फॉर्मेटर्स होते हैं, किस फॉर्मेट में हमें अपने डिस्क में रखना है उसके लिए यूज़ होते हैं। आपके पेन ड्राइव्स हो गई, फ्लॉपी ड्राइव्स हो गई, फ्लैश ड्राइव्स हो गए, उनके लिए यूज़ करना होता है। जैसे NTFS, FAT32 इस तरीके की फाइल सिस्टम है, तो उसके लिए आप फॉर्मेटिंग करते हैं। डिस्क पार्टीशन एडिटर्स होते हैं, जब हम हार्ड डिस्क अपनी इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उस समय हमारे पास क्या होता है कि हम कई सारे पार्टीशन कर सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। डिस्क स्पेस एनालाइजर्स होते हैं, डिस्क स्पेस को एनालाइज करते हैं। अब आता है हमारा फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटीज़। जो हमने फाइल्स बनाई हुई हैं उनको जो मैनेज करें, ऐसे सॉफ्टवेयर्स, ऐसी यूटिलिटीज़। तो क्रिप्टोग्राफिक यूटिलिटीज़ हैं, ये क्या करती हैं, हमारी फाइल्स या इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करती हैं, डिक्रिप्ट करके दी हैं। मतलब अगर आपको फाइल भेजनी है कहीं इंटरनेट पे, नेटवर्क पे, तो इनक्रिप्ट कर दिया ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो, कोई उसको हैक ना कर सके। जब वो आपका जिस एंड पे भेजना है तो रिसीवर एंड पे जब पहुंचा तो डिक्रिप्ट करके उसने उसको ले लिया। डेटा कंप्रेशन जैसे मैंने पहले बताया उसी तरीके से कंप्रेस कर सकते हैं आपकी फाइल को ताकि साइज कम हो जाए, बाहर भेजने में भी आसानी हो। डेटा कन्वर्जन यूटिलिटीज़ होती हैं एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में। जैसे आपके पास कोई वर्ड की फाइल है तो आप वर्ड की फाइल अगर भेजोगे तो उसको आदमी एडिट कर सकता है नॉर्मली, तो आप उसको पीडीएफ में चेंज कर दीजिए, तो पीडीएफ फाइल जो है वो चेंज कर दिया आपने तो वो एडिट नहीं होगी। डेटा रिकवरी यूटिलिटीज़ हैं, कई सारी आती हैं डेटा रिकवरी यूटिलिटीज़। मान लीजिए आपकी कोई फाइल करप्ट हो गई है, कोई डिलीट हो गई एक्सीडेंटली, तो उनको रिकवर कर सकते हैं उससे। डेटा सिंक्रोनाइज़ करते हैं हम लोग कि हमारा जो सोर्स डेटा है, टारगेट डेटा है, उसके बीच में हम इसको सिंक्रोनाइज़ करते हैं कि ताकि सारी जगह डेटा सेम रहे। तो ये अलग-अलग तरीके के आपके यूटिलिटीज़ प्रोग्राम्स हैं। डिस्क क्लीनर्स हैं, फाइल कंप्रेशन है, फाइल मैनेजर्स हैं। फाइल मैनेजर्स क्या होते हैं? फाइल मैनेजर्स बेसिकली कई सारे ऑपरेशंस आप जैसे डिलीट करना है, रीनेम करना है, कैटलॉग करना है, मूव कॉपी करना है, वो सब आप इससे कर सकते हैं। अब हम सॉफ्टवेयर के फील्ड में आ रहे हैं आपके पास। सॉफ्टवेयर में कई टर्म्स ऐसे हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। सबसे पहला जो है वो है कंपाइलर। देखिए हमने आपसे बात करी कि प्रोग्राम्स प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, वो डेफिनीशंस हैं, वो वैल्यूज़ हैं, वो इंफॉर्मेशन है जो आपको हार्डवेयर के माध्यम से या प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट करने होते हैं। तो ये कंपाइलर क्या होते हैं, जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनको आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास पहुंचाते हैं। ठीक है, तो कंपाइलर्स क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करते हैं, चेंज करते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं एक प्रोग्रामर हूँ, मैंने एक प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, वो प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, C++ में हो सकता है, VC में हो सकता है, VB कहीं भी हो सकता है। मैंने प्रोग्राम लिखा उस प्रोग्राम को, अब वो कम मैंने प्रोग्राम को उसको चलाना है ताकि मेरा डिजायर्ड आउटपुट आए, तो मुझे एक कंपाइलर की ज़रूरत होगी। वो कंपाइलर क्या करेगा, मेरे प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज पे या जिस लैंग्वेज को हमारा प्रोसेसर समझ सके उसमें चेंज करेगा। ठीक है, तो वो जो लैंग्वेज कहलाएगी उसको कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। जो हमने लिखा है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल और लो लेवल में फ़र्क क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज अधिकतर टेक्स्ट फॉर्म पे होती है, मतलब जिसको आप समझ सकते हैं, नॉर्मल यूज़र समझ सकता है। एक बार आप देखेंगे तो ये समझेंगे कि भाई मैं इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि A+B=C, मतलब ए और बी को जोड़ के बताओ कि सी की वैल्यू क्या होगी। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, वो आपकी बाइनरी फॉर्म्स होती हैं, 0 और 1 के फॉर्म में होती है, वो आप नहीं समझ सकते उन लैंग्वेजेस से, या स्पेसिफिक उसके कैरेक्टर्स होते हैं, न्यूमेरिक्स होते हैं, तो आप नहीं समझ सकते हो। बट हाई लेवल लैंग्वेज आप समझ सकते हो, एक टेक्स्ट फॉर्म होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करने के लिए कंपाइलर यूज़ होता है। कंपाइलर क्या करता है, जो हमारा प्रोग्राम होता है पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेक करता है, उसकी सिंटेक्स चेक करता है। सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स प्रोसेस है कि किस तरीके से उस प्रोग्राम को रन करेंगे। इसके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे। मैं थोड़ा बताऊं, जैसे आपने पढ़ा भी होगा इफ़ देन, कि अगर ऐसा है तो ये करना है, नहीं तो ऐसा करना है। तो ये एक सिंटेक्स है, इफ़ देन एल्स। ठीक है,
तो सिंटैक्स चेक करता है, प्रोग्राम की इंटीग्रिटी चेक करता है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई एरर दिखता है, तो वो आपको एरर बताता है कि भाई इस एरर को आप ठीक करो। कंपाइलर जो होता है वो किस तरीके से काम करता है, आपके सोर्स प्रोग्राम को लेता है यानी हाई लेवल लैंग्वेज को, उसको टारगेट प्रोग्राम में चेंज करता है यानी लो लेवल में चेंज करता है, और उस बीच में दो प्रोसेस करता है, एक एनालिसिस, एक सिंथेसिस। तो एनालिसिस में वो क्या करता है, आपके प्रोग्राम को टुकड़ों में तोड़ देता है। उन टुकड़ों को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग्स बोलते हैं। उनको तोड़ देता है, उनको एग्जामिन करता है कि वो ठीक है कि नहीं है, जो मैंने बताया उसको चेक कर लेता है उसको पूरे को। और उसके बाद सिंथेसिस पार्ट क्या करता है, सिंथेसिस पार्ट उस प्रोग्राम के जो टुकड़े हैं उनको लेता है, आपस में मिलाता है और कन्वर्ट कर देता है आपके टारगेट प्रोग्राम में, लो लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में, जिसको आपका हार्डवेयर या प्रोसेसर या प्रोसेसिंग यूनिट समझ सके। अब जो ये एनालिसिस पार्ट है ये तीन तरीके की होती है। क्या क्या होती है, लेक्सियल एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस। तो लेक्सियल एनालिसिस में क्या होता है, जो हमारा सोर्स प्रोग्राम है, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है, उसको ये पढ़ता है, फिर टुकड़ों में तोड़ता है जिनको स्ट्रीम ऑफ स्ट्रिंग्स कहते हैं, और ये जो स्ट्रिंग्स हैं इनको बोलते हैं टोकन्स। तो टोकन्स कुछ नहीं है, आपके कुछ टुकड़े हैं प्रोग्राम्स के, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हैं जिनका कोई मतलब है, मतलब कि जोड़ना है, घटाना है, कोई कंडीशन लगी हुई है, इस तरीके की चीज़ है वो। सिंटेक्स एनालिसिस होती है, जो मैंने अभी बताया था इफ देन एल्स वाली कहानी, कि वो चेक करता है कि ये सिंटेक्स सही है कि नहीं है, कोई चीज़ मिसिंग है अगर तो वो बताएगा, कोई सिमेंटेक्स में प्रॉब्लम है तो बताएगा आपको, चेक कर लेगा वो। फिर सीमेंटिक एनालिसिस करता है, इसमें आपके पूरे कोड को वो चेक करता है, उसके स्ट्रिंग को चेक करता है। तो कुल मिला के आपके देखता है कि वो ठीक है कि नहीं है, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कोई एरर तो नहीं है। और ये आप पूरा प्रोसेस जब कर लेते हैं एनालिसिस का, तो उसके बाद क्या करता है, सिंथेसिस फेज में क्या करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन कराता है। ठीक है, तो ये सिंथेसिस का पार्ट होता है। और आपका एनालिसिस में तीन हिस्से होते हैं जो हमने आपको बताए हैं। अब बात करते हैं इंटरप्रेटर। देखिए, कंपाइलर जो काम करता है वही इंटरप्रेटर करता है, ये दोनों एक ट्रांसलेटर हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करते हैं। ठीक है, फ़र्क कहाँ पे है कि कंपाइलर क्या करता है, आपका पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेक करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है चेक। लाइन बाय लाइन चेक करता है, पहली लाइन चेक करी, कुछ एरर आया तो बताया, दूसरी लाइन चेक करी, कोई एरर आया तो बताया, और जब तक आप वो एरर्स नहीं ठीक करोगे तब तक इस प्रोग्राम को रन नहीं करने देगा। कंपाइलर क्या कर रहा होता है कि पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेक करता है, फिर आपको पूरी एरर्स बता देता है। फिर वो आप मान लीजिए 10 एरर्स बताई, 10 में आपने 8 ठीक कर दी, फिर वो 2 बताएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है इंटरप्रेटर में, उसने पहली लाइन में बताया कि भाई एरर है, उसे ठीक कर लो। जब आप पहली ठीक करोगे तब वो दूसरी पे जाएगा, फिर तीसरी पे जाएगा, इस तरीके से करेगा इंटरप्रेटर। और जब पूरा प्रोग्राम आपका सिंटेक्स वाइज, डेटा वाइज सही है, फंक्शंस वाइज सही है, तो उसको एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के रूप में आपके पास भेज देगा प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट होने के लिए, जैसे विजुअल बेसिक वगैरह में यूज़ होता है। अब तीसरी चीज़ आती है असेंबलर। जैसे मैंने बताया कि हाई लेवल से लो लेवल में चेंज करता है वो आपके इंटरप्रेटर या कंपाइलर है। अब क्या है, ये लो लेवल लैंग्वेज जो बेसिकली है, इसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये असेंबली लैंग्वेज जो है, इसको मशीन कोड में जो चेंज करता है वो असेंबलर होता है। मशीन कोड क्या है, जिसको हमारा सीपीयू जान रहा है 0 एंड 1 के रूप में। तो असेंबलर क्या करता है, हमारे असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज कर रहा होता है। इसमें कई चीज़ें होती हैं, जैसे जब मैं बात कर रहा था, न्यूमोनिक्स होते हैं, रजिस्टर वेरिएबल्स होते हैं, मशीन लेवल कोड होता है जो एग्जीक्यूट होता है। और न्यूमेनिक्स क्या होते हैं, न्यूमेनिक्स बेसिकली ऑपरेशंस होते हैं कि क्या करना है, और हर फील्ड पे ये अलग अलग ऑपरेशंस पड़े होते हैं। और ये ऑपरेशंस जो होते हैं ये प्रोसेसर वाइज या हार्डवेयर वाइज अलग अलग होते हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि इंटेल माइक्रो प्रोसेसर, अगर हमारा इंटेल कंपनी का माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है, तो उसमें जो ये हमारा न्यूमेरिक्स लगा है INC, इसका मतलब है कि इंक्रीज बाई 1, कि आप जो आगे ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें एक से इंक्रीज कर दीजिए। तो ये एक न्यूमेरिक्स का एग्जाम्पल है। फिर हमने बात करी थी रजिस्टर वैल्यूज़ की, या रजिस्टर वेरिएबल्स हमारे हैं। रजिस्टर क्या होता है वैसे,
रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, जो हम बात कर चुके हैं शुरुआत में, कि जो आपके बिट या डेटा को स्टोर करता है। ठीक है। रजिस्टर वेरिएबल्स जो होते हैं वो सीपीयू को ये बताते हैं कि आपको ये डेटा खुद से अपने में रजिस्टर में स्टोर करना है, मेमोरी में नहीं ले जाना है। सीपीयू खुद इसको स्टोर करता है और उसको एक्सेस करता है, तो फास्ट काम करता है इसमें। तो ये रजिस्टर वेरिएबल्स होते हैं, कोड होते हैं। फिर मैं बात करता हूँ इस बात की कि जो हमारे जितने भी कमांड्स हैं, ऑपरेशंस हैं, वो असेंबली कोड में आते हैं, उनको बाइनरी कोड में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं या कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि हमारा प्रोसेसर जिसको रिकॉग्नाइज करता है और प्रोसेस करता है। तो एक एग्जीक्यूटेबल कोड ये बनाता है असेंबलर प्रोसेसर के लिए। तो अब हम पीछे से चलें। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो यूज़र समझ सकता है, टेक्स्ट टाइप की फॉर्म है वो। उसको आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, जो आगे प्रोसेसर्स पे जा सकती है। अब प्रोसेसर्स क्या करता है, इस लो लेवल लैंग्वेज पे या असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करता है, ताकि प्रोसेसर हमारा अल्टीमेटली किसमें जो बाइनरी फॉर्म है उसी में समझेगा, तो उस कोड में चेंज करता है, जैसे एक्सिक्यूटेबल कोड में उनमें चेंज करेगा। अब यहाँ पर देखिए, हम वही बात हाई लेवल लैंग्वेज की हम आपको बता ही चुके हैं पहले, कि हाई लेवल लैंग्वेज इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच यूजेस टेक्स्ट कमांड रिटन इन जनरल इंग्लिश नियर टू यूजर कंप्रहेंशन। मतलब इंग्लिश में लिखी जाती है और टेक्स्ट फॉर्म में होती है, जो हम समझ सकते हैं। एक कंपाइलर या इंटरप्रेटर चाहिए होता है इनको, जो मशीन लेवल कोड में इसको चेंज कर दे। एग्जाम्पल हमने दिए हैं सी, सी प्लस, बेसिक, फोटान, जावा, विजुअल बेसिक, ये सब। अब हम बात करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। देखिए, ये आगे हम इस पर बहुत बार बात करेंगे, इसलिए आज जानना जरूरी है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, वो इंटरनेट पे आपको फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है। कई कम्युनिटीज़ हैं, कई फोरम्स हैं, वो इस तरीके के सॉफ्टवेयर बनाती हैं और उसको पब्लिक के लिए ओपन रखती हैं। इस पर कोई फीस नहीं लगती, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो लाइनक्स जो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसी की कैटेगरी में आता है। ठीक है। इसी तरीके से जैसे इसके अपोजिट क्या है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ जो सॉफ्टवेयर है वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर होता है, उसके लिए आपको फीस देनी होती है, उसकी कॉस्टिंग देनी होती है। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस, उसकी फीस देनी होती है, कॉस्टिंग देनी होती है। जबकि ओपन ऑफिस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हैं, उनके कोड्स अवेलेबल हैं, उनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से बदल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बाहर मिलती हैं। लेकिन जो पेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें ये सारी चीज़ें, आपको ये फैसिलिटी नहीं है कि आप उनको कोड को बदल दो, उनमें कोई फंक्शन चेंज कर लो, कोई ड्राइवर एक्स्ट्रा ऐड कर लो, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो लोग पहले कम इस्तेमाल करते थे, अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लो कॉस्ट है, ये फ्री है, फ्लेक्सिबल है, ये चेंज इजीली कर सकते हैं, स्टेबल भी है। पहले स्टेबिलिटी इशू होता था, अब नहीं है। अब एक शब्द आप हमेशा सुनेंगे, सोर्स कोड है। भाई सोर्स कोड दे दीजिए हमको। सोर्स कोड होता क्या है कि मैंने कोई चाहे प्रोग्राम बनाया हो छोटा सा, या कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया हो, तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा प्रोग्राम का सेट है, प्रोग्राम सेट है इंस्ट्रक्शन का। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम्स है या ये पूरा कोड है जिसमें हमने लिखा है, इसको सोर्स कोड बोलते हैं। ठीक है। तो हमारे जो प्रोग्रामर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, वो इसको लिखते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या किया, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिससे कि हम अगर कोई प्रोडक्ट बेचना चाहें तो बेच सकें और उसकी अकाउंटिंग कर सकें। तो क्या हुआ, सबसे पहले जैसे हम एग्जांपल अमेज़न का ले लें, तो अमेज़न पे क्या किया आप, कि भाई आपको प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, फिर वो प्रोडक्ट्स देखने के बाद सेलेक्ट कर लेते हैं आप कि क्या खरीदना है, उसकी कॉस्ट दिखती है, फिर उसकी कॉस्ट को आप पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के बाद में, चूँकि आपका एड्रेस वगैरह वो स्टोर करके रखता है, सारी चीज़ें इस प्रोसेस में आ गई। फिर वो आपको बता देता है कि हाँ भाई, आपने परचेज़ कर लिया, इस दिन आपको डिलीवरी हो जाएगी इसकी, इस दिन डिलीवरी होगी प्रोग्राम। तो अब ये पूरा प्रोसेस जो है, इसका आप कोड लिखते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, एक-एक स्टेप का। तो ये पूरा मॉड्यूल जो बनेगा, जिसमें पूरी एक्टिविटीज़ होगी कि आप देख सकें प्रोडक्ट क्या है, क्या कॉस्ट है, क्या डिस्काउंट है, अपना अपनी जानकारी दे सकें, अपना एड्रेस दे सकें, फिर उसको परचेज़ करें, फिर उसका पेमेंट करें। तो ये सारा जो है, ये जिस प्रोग्राम में लिखा गया होगा, उसे सोर्स कोड कहेंगे। ठीक है?
प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या है? वही मैंने आपसे बोला था